बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम लखन और बसंत थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वो बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बच्चों, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर रखी थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे 5 हाथ नीचे दबा रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन अशर्फियों को बाहर निकालोगे। दोनों बेटे कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इतना सुनते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बेटों ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु से छोटा भाई लखन तो बहुत दुखी था, लेकिन बड़े भाई बसंत को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ सोने की अशर्फियां ही घूम रही थीं। रात को बसंत को नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि लखन के जागने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियां दबी हुई थी। उसने वहां खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि वह इतनी सारी अशर्फियां मेरे पास है तो अब मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उन्हें दबा दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई लखन अपने बड़े भाई बसंत को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था, भैया भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से सारी अशर्फियां भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी चोरी करके भाग गया है। बसंत एकदम अनजान बनता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, चलो मैं चलकर देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वहां की जमीन खुद ही पड़ी थी। छोटे भाई लखन ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनकर बसंत कुछ घबराया, लेकिन अगले ही पल बसंत अपने को संभालते हुए बोला, ठहरो लखन, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं है। लखन बोला, लेकिन क्यों भैया? बसंत ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अशर्फियां निकाली हैं। लखन ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वह कौन है? बसंत बोला, हाँ, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। बसंत ने अपनी चोरी छुपाने के लिए उल्टा अपने भाई पर ही आरोप लगा दिया। बसंत की बात सुनकर लखन बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बसंत कहने लगा, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियां हड़पना चाहते हो। लखन ने यह सुनकर कहा, ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं, मैंने कोई अशर्फियां नहीं चुराई है, मैं अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं जानता। बसंत बोला, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, या तो तुम मुझे वह अशर्फियां लौटा दो या फिर तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। लखन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर और ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज भले ही तुम मुझ पर विश्वास मत करो, पर सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। लेकिन बसंत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। लखन दुखी मन लेकर तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही भैया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा बसंत बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से लखन नाम का कांटा अपने आप ही मेरी जिंदगी से निकल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ लखन दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए यह कोई चाल तो नहीं चली। वो अपने विचारों में डूबा हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा लखन यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, यह 500 अशर्फियां तुम्हारी और यह 500 अशर्फियां मेरी। लखन सोचने लगा कि यह आवाजें कैसी हैं।
सच्चाई जानने के लिए लखन आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि दो आदमी एक झाड़ी के पीछे बैठे थे और वह दोनों आपस में धन का बंटवारा कर रहे थे। लखन को यह समझने में देर न लगी कि यह दोनों आदमी चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से घोड़ों के चलने की आवाजें आई। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगे कि शायद राजा के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं और वो डर के कारण कांपने लगे। कहने लगे, इस धन को यहीं छिपाकर भाग चलते हैं और आंधी रात के बाद यहाँ आकर बंटवारा कर लेंगे। यह कहकर चोर अपना चोरी का माल छोड़कर वहां से भाग गए। जब लखन की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह अशरफियां चोरी की है, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर देता हूं और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर लखन ने वह सारी अशरफियां कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। फिर वह रात उसी पेड़ के नीचे सोकर निकाला। सुबह उठकर लखन अपने रास्ते पर चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि तभी कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और डाकुओं का सरदार उससे बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। लखन बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूं, मेरे पास धन भला कहां से आएगा। डाकुओं का सरदार बोला कि यह झूठ बोलता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब लखन के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, आज देवी माँ को इसकी ही बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही लखन के होश उड़ गए। डाकू लखन को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते लखन को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 1000 सोने की अशरफियां का पता बता सकता हूं। यह सुनकर डाकुओं का सरदार बोला, क्या कहा? 1000 असफियां? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन असरफियों का पता बताओ। लखन बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। डाकुओं का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लखन बोला, सरदार जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह लखन उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वह सोने की अशरफियां दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह अशरफियां उनके सामने निकल आई। सोने की अशरफियों को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह सारी अशरफियों को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु लखन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वो सोच रहा था कि यह अशरफियां एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं इन डाकुओं के लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद लखन उन डाकुओं के गिरोह के साथ ही रहने लगा और धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद लखन ने उन डाकुओं के सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है, मैं एक बार मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो लखन की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह लखन को अपना सबसे विश्वासी व्यक्ति मानता था और उसने लखन को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की अनुमति दे दी। लखन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह बेचारा अपने घर तो कैसे जाता। घर जाने की बजाय लखन राजा के महल की तरफ चला गया। उधर महल में राजा पहले ही उन डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा नगर उनके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं महाराज, वो आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएंगे। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकुओं के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, ऐसा आदमी कौन है जो डाकुओं के बारे में बात करेगा? उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वह पहरेदार लखन को राजा के सामने लेकर आया। लखन बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मेरा नाम लखन है। महाराज बोले, कहो नौजवान, तुम डाकुओं के बारे में क्या बात करना चाहते हो? लखन बोला, क्षमा करें महाराज, मैं इसके बारे में आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो तुम कहना चाहते हो वह सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए मंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाइए। उसके बाद लखन ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया। महाराज, इस तरह मैं उन डाकुओं के सरदार का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ।
और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब लखन, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा। लखन बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 100 सैनिकों को मेरे साथ भेज दें। मैं सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में रहो और हमारे मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद लखन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर लखन को देखकर डाकुओं का सरदार चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे लखन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को जीवनकाल कारागार की सजा दे दिया। उसके बाद राजा ने कहा, लखन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। लखन ने यह सुनकर कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे नगर की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ लखन का बड़ा भाई बसंत अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वो शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं बचा था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह वह चलते चलते उसी नगर में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई लखन सेनापति बन चुका था। उसी नगर में वह किसी सेठ की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से जाओ। बसंत सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राएं की थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो बसंत को पकड़ नहीं पाए और मायूस होकर वे लोग वापस लौट गए। इधर लखन सेनापति बन चुका था और वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने लखन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। लखन ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन महाराज ने लखन से कहा, बेटा लखन, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की भागदौड़ तुम संभाल लो। लखन ने कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा को कैसे ठुकरा सकता हूं। दिन लखन का राज तिलक कर दिया गया। महाराज अब तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लखन के सामने आई वह थी बसंत चोर की, जो उसी का सगा भाई बसंत ही था और अब तक वह एक नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन वो उसे पकड़ न सके। बसंत चोर उसी जंगल में पेड़ों के खोकर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं, तो मुझे जीवन में दोबारा कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर मैं अपने गांव में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से बसंत राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सच कर राजा लखन को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही बसंत चोर रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा लखन ने उसे देख लिया। राजा लखन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई।
कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, इसे जिंदा गिरफ्तार कर लो। बसंत ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। राजा लखन ने जब उसे देखा तो वह चौंक गया। लखन बोला, अरे तुम तो मेरे भाई बसंत हो, लेकिन तुम एक नामी चोर बन जाओगे, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। बसंत ने देखा कि उसका छोटा भाई लखन अब नगर का राजा बन चुका है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लखन ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। सुबह दरबार में ही हम इसकी सुनवाई करेंगे। बसंत को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने के पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया, जबकि लखन, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है, और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर लखन की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता। काश मैं यहाँ का राजा ना होता। यही सोचते सचते आधी रात गुजर गई। आधी रात को लखन उठकर कारागार में गया जहां बसंत बैठा था। लखन को आते देख बसंत ने अपनी नज़ारे झुका ली। लखन ने कहा, भाई बसंत, तू तो मुझे झूठा आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था, पर अब ये सब के पीछे की कहानी क्या है जो तू इतना बड़ा चोर बन गया? बसंत कहने लगा, भाई मुझे माफ कर दें। मैं एक ऐसा बेईमान आदमी हूं जिसने अपनी बाप की पूंजी के लालच में आकर अपने ही भाई पर झूठा आरोप लगाया, और इसी कारण से मेरा आज यह हाल हो गया। बसंत की बात सुनकर लखन भी अब पूरी तरह से समझ गया था कि भैया ने खुद ही अशरफियों को निकाला था और झूठा इल्जाम लगाया था। लखन ने कहा, तू एक चोर है और मैं हूं यहाँ का राजा, तुझे दंड देना मेरा धर्म है। इतना कहकर लखन अपने कक्ष की ओर चल गया। अगले दिन दरबार में बसंत चोर को पेश किया गया। महाराज लखन ने उससे कहा, बसंत, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बसंत बोला, महाराज, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें, भविष्य में चाहकर भी कोई मेरे जैसा काम ना कर सके। लखन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। लखन ने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, इस चोर को ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काटकर इसे नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। लखन का यह न्याय देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया गया। सैनिक बसंत को लेकर नदी के पास गए। सैनिकों ने बसंत से कहा, जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। बसंत ने कहा, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके महाराज ने जो आदेश दिया है, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? सैनिकों ने कहा, राजा ने जो आदेश दिया है, हम वो ही कर रहे हैं। इतना कहकर सैनिक बसंत को छोड़कर चले गए। थोड़ी ही देर बाद बसंत के सामने राजा लखन आ गए। लखन को देखकर बसंत बोला, महाराज, आपने सैनिकों को मेरा एक हाथ और एक पैर काटने का आदेश दिया था, जो मुझे मिलना भी चाहिए था, पर आपके सैनिक मुझे बिना कुछ हानि पहुंचाए ही छोड़कर क्यों चले गए, जबकि तुमने सारी प्रजा के सामने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने का दंड सुनाया था। लखन कहने लगा, भैया, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा लखन नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई लखन खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा की घोषणा करके अपने धर्म का पालन किया है, और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। यह सुनकर बसंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, मेरे साथ तो यह सब होना ही था, लेकिन तुम कितने महान हो, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसे ही भाई मिले। और फिर दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उसके बाद उस नगर में बसंत को दोबारा किसी ने कभी नहीं देखा। राजा लखन भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आज आप किसी अपने के साथ धोखा कर रहे हो, तो कल उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कर्म ही उसका असली धर्म है, मनुष्य की नियति ही उसकी असली जाति है, बाकी तो सब मोहमाया है।